नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने घरों पर कुशल एवं स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच कक्षा 8वीं की पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 में संकलित चौथे अध्याय, जिसका नाम आदिवासी, दीकू और एक स्वर्णिम युग की कल्पना है। यहाँ हम इसके दूसरे भाग का सरलता व गहनता से अध्ययन करेंगे। अब हम अपने अध्याय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आदिवासियों के औपनिवेशिक जीवन की चर्चा निम्न बिंदुओं के तहत करेंगे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। सबसे पहले देखते हैं कि आदिवासी समुदाय के मुखियों का क्या हुआ। बच्चों, आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा अधिक आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब घुमंतू काश्तकारों की बात करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बच्चों, ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे जानते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें, क्योंकि स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। बच्चों, यहाँ पर हम भूस्वामी से अभिप्राय यह है कि भूस्वामियों को सरकार को लगान देना होता था और पट्टेदार से अभिप्राय है कि पट्टेदारों को अपने भूस्वामियों को लगान देना होता था। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी की कमी हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। आओ बच्चों, अब हम जानें कि अंग्रेज़ों ने वनों पर घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। यहाँ चित्र में गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें दिखाई दे रही हैं। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेतों के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। आओ बच्चों, अब हम जानें कि अंग्रेज़ों ने वनों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो कानून लागू किए, उनसे आदिवासी कैसे प्रभावित हुए। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने पढ़ा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः
वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, जो कि अब से पहले नहीं हुआ करता था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। बच्चों, ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। परंतु अंग्रेजी सरकार के शासन ने आदिवासियों का जीवन कठोर व संघर्षमय बना दिया था। आदिवासियों की दशा को दर्शाता यह चित्र वेर्नियर एल्विन एवं शामराव हिवाले सॉन्ग ऑफ द मैकल से उद्धृत है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में एक ऐसा ही छोटा से गीत का अवतरण दिया गया है जिसका शीर्षक है अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है, जिसमें आदिवासियों की आर्थिक स्थिति दर्शाई गई है। चलिए बच्चों, इस गीत को दोहराते हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। बच्चों, गीत से हमें आदिवासियों की दयनीय स्थिति का पता चल जाता है तथा बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। आइए अब अंग्रेजी शासन के दौरान आई कुछ व्यापारिक समस्याओं की चर्चा करें। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए हम रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। बच्चों, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल
रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए मात्र 3 या 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। बच्चों, इन्हें भी ये दीकू मानते थे। प्रस्तुत चित्र आदिवासी औरतों की संघर्षपूर्ण जिंदगी दर्शाते हैं। इस चित्र में आप देखिए, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई दिखाई दे रही हैं और दूसरे चित्र में औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर काम पर जाती थी। बच्चों, इससे भी बुरी हालत आदिवासियों की उस वक्त हुई जब इन कानूनों की वजह से उन्हें दूसरे इलाकों में काम पर जाना पड़ा था। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। प्रस्तुत चित्र बिहार के कोयला खनिकों का है। 1920 के दशक में बिहार की झारिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। बच्चों, नज़दीक से देखने पर या यूँ कहें कि गहन अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो बच्चों, आइए अब हम इस भाग में बिरसा मुंडा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी कि मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई या मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें
तो ऐसा हो सकता है। बच्चों, ईसाई मिशनरी से हमारा अभिप्राय है कि जो धार्मिक समुदाय, यूरोप के कुछ धार्मिक समुदाय हमारे यहाँ पर आकर के अपने धर्म के प्रचार के चलते हमारे यहाँ की आदिवासी जातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रही थी। तो इसी प्रकार से ये ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर इन आदिवासियों के संपर्क में थी। उनका मानना था अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए इन रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो आइए बच्चों, अब हम इस अध्याय से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां देखते हैं। बैगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनके कामों में क्या फ़र्क है? ढूंढें और लिखें। अगली गतिविधि जो आपको करनी है वो कोयला खदानों में काम करने के हालात क्या आज बदल गए हैं या नहीं, पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के क्या कारण होते हैं। तो बच्चों,
ये था हमारा आज का अध्याय आदिवासी, दीकू और स्वर्णिम युग की कल्पना, जिसमें आपने अच्छे से जाना कि आदिवासी कौन लोग होते हैं, उनका क्या काम धंधा होता है, और इसमें आपने दीकू शब्द को अच्छे से पहचाना कि आदिवासियों के लिए दीकू का क्या मतलब था। तो बच्चों, आपने आदिवासियों के प्राकृतिक तौर पर जीने के तरीक़ों को उनके स्वर्णिम युग के रूप में जाना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।